हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री बाय देव सर में। तो दोस्तों, आज हम उपस्थित हैं एक नया टॉपिक लेके जो है आधुनिक भारत का। इसके अंतर्गत हम देखने वाले हैं भारत में यूरोपियों का आगमन। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। मध्यकाल में भारत को पश्चिमी देशों से जोड़ने वाले दो समुद्री मार्ग थे। सबसे पहला मार्ग था फारस की खाड़ी वाला मार्ग और दूसरा मार्ग था लाल सागर वाला मार्ग। ज़्यादातर व्यापार फारस की खाड़ी वाले मार्ग से होता था और इसी मार्ग को प्राथमिकता दी जाती थी, क्योंकि जो लाल सागर वाला मार्ग था ये ज़्यादा कठिन था, क्योंकि इस मार्ग में अत्यधिक कोहरा पड़ता था और जो मार्ग में चट्टानें थी उनका भी सामना करना पड़ता था। इसलिए ज़्यादातर व्यापार फारस की खाड़ी वाले मार्ग से किया जाता था। एशिया में यूरोप को जाने वाली वस्तुएं अनेक राज्यों और मार्गों से होकर गुजरती थी, अतः हर राज्य को चुंगी और मार्ग कर देने पड़ते थे। अब आगे देखते हैं कि यूरोप का जो व्यापार था उसमें इटली के व्यापारियों का एकाधिकार था। इस कारण से जो यूरोप के नए राज्य थे वो व्यापार से वंचित थे। 1453 ईस्वी में तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया की विजय कर ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना की और जो फारस की खाड़ी वाला मार्ग था उस पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। फिर तुर्कों ने क्या किया कि इस क्षेत्र में होने वाला जो यूरोपीय व्यापार था उसमें कई प्रकार की दिक्कतें पैदा करने लगे। भौगोलिक खोजों एवं व्यापारिक मार्गों के आविष्कार में पुर्तगाली अग्रणी थे। पुर्तगाल का जो शासक था प्रिंस हेनरी द नेविगेटर, इसने भौगोलिक खोजों एवं व्यापारिक मार्गों के आविष्कार में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। 1486 ईस्वी में एक पुर्तगाली नाविक जिसका नाम था बार्थोलोमो डियास ने अफ्रीका में स्थित केप ऑफ गुड होप, जिसे उत्मासा द्वीप भी कहते हैं, उसे खोज निकाला। 1492 ईस्वी में स्पेन की सहायता से कोलंबस नामक एक नाविक भारत की खोज के लिए अटलांटिक महासागर में जोखिम से भरी यात्रा करना प्रारंभ करता है और अंततः वह अमेरिका की खोज करता है। इसी प्रकार 1498 में एक पुर्तगाली नाविक जिसका नाम था वास्को डी गामा, वह अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से होते हुए भारत पहुंचता है। अब आगे देखते हैं यूरोपीय कंपनियों की स्थापना और यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं यूरोपीय कंपनियों की स्थापना। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना 1498 में हुई थी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना 1602 को हुई थी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना 1616 को हुई थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना 1664 को हुई थी। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना 1731 को हुई थी। तो इसका क्रम इसी प्रकार से याद करना है आपको। सबसे पहले जो कंपनी की स्थापना हुई थी वो थी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, और सबसे बाद में जिस कंपनी की स्थापना हुई थी वो थी स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जो सबसे पहले कंपनी थी पुर्तगाल की, यह आई थी 1498 में और इस कंपनी का नाम था एस्तादो द इंडिया। दूसरी कंपनी थी डच की जो 1605 में आई थी और इसका नाम था विरिंगदे ओस्टत इंडिसे। तीसरी कंपनी थी ब्रिटिश जो 1608 में आई थी और इस कंपनी का नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़। और चौथी कंपनी थी डेनिश जो 1616 में आई थी और इसका नाम था डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और पांचवी कंपनी थी फ्रांसीसी जो 1667 में आई थी और इसका नाम था कंपनी द एंड ओरिएंटल। तो दोस्तों, इसमें याद रखने वाली बात यह है कि जो यूरोपीय कंपनियां हैं इनकी स्थापना वर्ष और भारत में आगमन वर्ष दोनों अलग अलग हैं। दोस्तों, जैसे आप देख सकते हो, यूरोप में सबसे पहली स्थापित कंपनी थी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जिसकी स्थापना 1498 में हुई थी और इसका भारत में आगमन वर्ष भी 1498 है। परंतु दोस्तों, आप देख सकते हो कि यूरोप में स्थापित दूसरी कंपनी थी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जिसकी स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी, लेकिन इसका भारत में आगमन में क्रम 3rd नंबर का है। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी जिसकी स्थापना 1602 में हुई थी और यह भारत में आने वाली दूसरी कंपनी थी जो 1605 में भारत। दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि जो यूरोपीय कंपनियां हैं इनकी स्थापना वर्ष और भारत में आगमन का वर्ष दोनों अलग अलग हैं। अब आगे इन यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन पर विस्तार से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली कंपनी है पुर्तगाली कंपनी। पुर्तगालियों द्वारा यूरोप और भारत के बीच समुद्री मार्गों की खोज करने के दो कारण थे। पहला कारण था आर्थिक और दूसरा था धार्मिक। आर्थिक कारण
अर्थात व्यापार करना, और धार्मिक कारण अर्थात एशिया में ईसाई धर्म का प्रचार करना। सर्वप्रथम 1498 में वास्को डी गामा भारत के कलिकट बंदरगाह पर पहुंचता है, जहां इसका स्वागत कलिकट के राजा जमोरिन द्वारा किया जाता है और मसाले तथा जड़ी बूटियां ले जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। अब आगे देखते हैं 1500 ईस्वी में अल्वरेज क्रेवल के नेतृत्व में पुर्तगालियों का दूसरा अभियान दल भारत गया। ये भी मसाला आदि लेकर पुर्तगाल पहुंचा। 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आता है और इसी वर्ष कोचीन में पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री की स्थापना की जाती है, अर्थात भारत में प्रथम पुर्तगाली बस्ती की स्थापना की जाती है। 1505 ईस्वी को पुर्तगाली सरकार द्वारा एक नई नीति लाई गई, जिसके तहत भारत में एक गवर्नर की नियुक्ति की गई। पुर्तगाली कंपनी का पहला गवर्नर था अल्मीड़ा। अब आगे देखते हैं 1505 में अल्मीड़ा पुर्तगाली कंपनी का गवर्नर बन के आता है और यह 1509 तक रहता है। अल्मीड़ा ने कोचीन को दुर्गीकृत कराया था और इसे अपना मुख्यालय बनाया। अल्मीड़ा ने 1508-9 में गुजरात, मिस्र और तुर्की के संयुक्त मुस्लिम जलबेड़े को पराजित कर दीव पर अधिकार कर लिया था। अब आगे देखते हैं अगला जो पुर्तगाली गवर्नर है वह है अल्बुकर्क, जो आता है 1509 में और 1515 तक रहता है। तो अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक था। इसने 1510 में बीजापुर से गोवा को जीत लिया और उसे किलेबंद करवाया। अब आगे देखते हैं वास्को डी गामा 1524 से लेकर 1529 तक यहाँ का गवर्नर रहा। 1529 में गोवा में इसकी मृत्यु हो गई थी और गोवा में ही वास्को डी गामा की कब्र बनाई गई है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वास्को डी गामा की मृत्यु कहाँ हुई थी और इसकी कब्र कहाँ है। अब आगे देखते हैं सेंट जेवियर ईसाई संत की कब्र भी गोवा में ही है, ये भी महत्वपूर्ण है। अगला गवर्नर है नुनो द कुना, ये 1529 से लेकर 1538 तक रहता है और यह अल्बुकर्क का वास्तविक उत्तराधिकारी था। इसने 1530 में कोचीन की जगह पर गोवा को अपनी राजधानी बनाया था। कुना ने मद्रास के निकट जो सेंथोम तथा जो बंगाल का हुंगली द्वीप है, यहाँ पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना कराई और जो भारत के पूर्वी तट है वहाँ पुर्तगाली वाणिज्य का विकास किया। अब आगे देखते हैं कि पुर्तगालियों की क्या क्या देन है। तो सबसे पहला है भारत में प्रेस या छापाखाना पुर्तगालियों की देन है। दूसरा है कि जो तंबाकू है इसकी खेती सर्वप्रथम 1508 में दक्षिण भारत में पुर्तगालियों ने शुरू करवाई थी, फिर उत्तर भारत में शाहजहाँ के काल में आई थी। भारत में पपीता, अनानास, लीची, संतरा, आलू, शकरकंद, मूंगफली, काजू और बादाम की खेती पुर्तगालियों की देन है। तो हमने देख लिया पुर्तगालियों की क्या क्या देन थी। अब आगे देखते हैं प्रमुख पुर्तगाली गवर्नर। तो सबसे पहला है अल्मीड़ा, जो था 1505 से लेकर 1509 के बीच में। इसने मिस्र, तुर्की और गुजरात के संयुक्त जो मुस्लिम जलबेड़े है उसको पराजित किया था, कोचीन को दुर्गीकृत कराया था, कन्नानौर में पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना की थी। दूसरा जो पुर्तगाली गवर्नर था वो था अल्बुकर्क, जो 1509 से लेकर 1515 तक था। इसने 1510 में गोवा को जीतकर पुर्तगाली आधिपत्य की स्थापना की थी और भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक था। तीसरा पुर्तगाली गवर्नर था नुनो द कुना, यह 1529 से लेकर 38 तक था। इसने कोचीन के स्थान पर गोवा को राजधानी बनाया था। पूर्वी तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया था। हुंगली और सेंथोम में पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना की थी। पुर्तगालियों के बाद भारत में डचों का आगमन होता है। डच हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी थे। सर्वप्रथम 1595 में कॉर्नेलियस हॉटमैन के नेतृत्व में डचों का पहला अभियान दल सुमात्रा पहुंचा था। 1602 ईस्वी में विभिन्न डच कंपनियों को मिला करके हॉलैंड की सरकार ने यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से एक व्यापारिक संस्था की स्थापना की थी। सर्वप्रथम 1605 ईस्वी में डच नौसेना नायक वा देर हेग के नेतृत्व में डचों का पहला अभियान दल भारत भेजा गया, जो भारत के पूर्वी तट पर स्थित मसूलीपट्टनम पहुंचा। यहीं इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना की थी। डचों ने 1610 ईस्वी में पूर्वी तट पर स्थित पुलिकट में अपनी फैक्ट्री स्थापित की और इसे ही अपना मुख्यालय बनाया। ये लोग यहाँ स्वर्ण पेगोड़ा या सोने की मुद्रा ढालते थे। 1653 ईस्वी में डचों ने बंगाल स्थित चिनसुरा में अपनी फैक्ट्री स्थापित की और बंगाल में यह डचों का सबसे बड़ा केंद्र था। डच लोग भारत से सूती वस्त्र, नील, सोरा, कच्चा रेशम, अफीम, नमक और चावल का निर्यात करते थे। डच लोग भारत से मसाला का निर्यात नहीं करते थे।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डच लोग क्या थे, भारत से मसालों का निर्यात नहीं करते थे। पुर्तगाली कंपनियों और डच कंपनियों के आगमन के पश्चात भारत में अंग्रेजी कंपनियों का आगमन होता है। एलिजाबेथ प्रथम का शासनकाल ब्रिटिश इतिहास काल में स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने व्यापारिक उन्नति के लिए कई महत्वपूर्ण प्रयास किए थे। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समय 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एक विशाल व्यापारिक संघ की स्थापना हुई थी, जिसका नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। इस कंपनी के अनेक शेयर होल्डर थे। कंपनी की पहली यात्रा 1601 ईस्वी में जब कंपनी के जहाज इंडोनेशिया गए थे। सर्वप्रथम 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में कंपनी का पहला प्रतिनिधिमंडल हेक्टर नामक जहाज से भारत के सूरत पहुंचता है और यहाँ अंग्रेजों की पहली अस्थायी फैक्ट्री की स्थापना की जाती। कैप्टन हॉकिंस भारत में अंग्रेजी कंपनी की फैक्ट्री स्थापित करने की परमिशन मांगने के लिए सूरत में जहांगीर के दरबार में पहुंचता है और जहांगीर द्वारा इसे 400 का मनसब तथा खान या इंग्लिश खान की उपाधि दी जाती है। अब आगे देखते हैं। 1611 ईस्वी में अंग्रेजों ने पूर्वी तट पर स्थित मसूलीपट्टनम में अपनी दूसरी फैक्ट्री की स्थापना की। 1613 में सूरत की फैक्ट्री को स्थायित्व प्राप्त हुआ था। 1615 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया। यहाँ 3 वर्ष तक 1618 तक रहा। अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थापित सबसे पहली फैक्ट्री 1608 में सूरत में स्थापित की गई थी, जो कि अस्थायी थी। स्थायी रूप से भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित पहली फैक्ट्री जो 1611 में मसूलीपट्टनम में स्थापित की गई थी, और यह भारत में स्थापित अंग्रेजों की दूसरी फैक्ट्री थी। सर टॉमस रो द्वारा जहांगीर से कुछ विशेष अधिकार प्राप्त किए गए थे, जो व्यापार करने और व्यापार करों में छूट से संबंधित थे। 1632 ईस्वी में अंग्रेजों ने गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह से 500 पाउंड वार्षिक कर देने के बदले गोलकुंडा के सभी बंदरगाहों से व्यापार करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। लाभकारी फरमान होने के कारण इसे सुनहरा फरमान के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजों द्वारा 1639 में चंद्रगिरी के शासक से मद्रास को पट्टे पर प्राप्त किया और यहाँ पर अंग्रेजों ने सेंट जॉर्ज नामक किले का निर्माण किया। 1661 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा के साथ हुआ। इस उपलक्ष्य में पुर्तगालियों से दहेज के रूप में बम्बई प्राप्त हुआ था। अब आगे देखते हैं। 1669 में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर कंपनी को दे दिया। फिर कंपनी ने ओंगियार को अपना अधिकारी नियुक्त कर बम्बई के गांव का शहरीकरण करवाया। 1698 ईस्वी में अंग्रेजों ने बंगाल के एक जमींदार इब्राहिम खां से 1200 रुपये में 3 गांव की जमींदारी खरीदी। ये 3 गांव थे गोविंदपुरा, सुल्तानाती और कोलकाता। इन 3 गांवों से मिलकर ही कोलकाता नगर बना है। कोलकाता नगर को स्थापित करने का श्रेय जॉब चॉर्नक को है। 1700 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम किले का निर्माण हुआ। यह पूर्वी भारत में सभी बस्तियों का केंद्र बना। फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष सर चार्ल्स आयर था। 1715 में कंपनी का एक प्रतिनिधिमंडल जॉन सरमन की अध्यक्षता में मुगल सम्राट फर्रुखशियर के दरबार में पहुंचा। इस प्रतिनिधिमंडल ने हैमिल्टन नामक एक चिकित्सक भी था। हैमिल्टन ने फर्रुखशियर को एक गंभीर रोग से मुक्ति दिलाई थी। इससे प्रसन्न होकर फर्रुखशियर ने 1717 ईस्वी में एक फरमान द्वारा कंपनी को अनेक रियायतें प्रदान की थी। इसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। अब आगे देखते हैं अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थापित फैक्ट्रियाँ। सबसे पहली फैक्ट्री स्थापना 1608 ईस्वी में सूरत में अस्थायी रूप से की गई थी। इसे स्थायित्व 1613 में प्रदान किया गया था। दूसरी फैक्ट्री थी 1611 में, यह मसूलीपट्टनम में स्थापित की गई थी। तीसरी फैक्ट्री थी 1616 में, जो अहमदाबाद, बुरहानपुर, आगरा में स्थापित की गई थी। चौथी फैक्ट्री थी 1632 में, जो गोलकुंडा में स्थापित की गई थी। पांचवी फैक्ट्री 1633 में बालासोर एवं हरिहरपुर, उड़ीसा में स्थापित की गई थी। छठी फैक्ट्री 1639 में मद्रास में स्थापित की गई थी। सातवीं फैक्ट्री 1651 में हुंगली में स्थापित की गई थी। आठवीं फैक्ट्री 1669 में बम्बई में स्थापित की गई थी
और 90 फैक्ट्री 1700 ईस्वी में कलकत्ता में स्थापित की गई थी। तो हमने देखा कि अंग्रेजों द्वारा भारत में कहाँ कहाँ फैक्ट्रियाँ स्थापित की गई थी। ब्रिटिश कंपनियों के बाद में भारत में डेनिश कंपनियों का आगमन होता है। डेनिश डेनमार्क के निवासी थे। 1616 ईस्वी में भारत आए। बंगाल स्थित श्रीरामपुर में अपनी बस्ती स्थापित की। भारत में डेनिश कंपनी का मुख्यालय श्रीरामपुर था। डेनिश कंपनी के बाद में भारत में फ्रांसीसी कंपनियों का आगमन होता है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लुई 14 के शासनकाल में इसके मंत्री कोलबर्ट के प्रयासों से 1664 में हुई थी। सर्वप्रथम 1667 में फ्रैंको कैरो के नेतृत्व में फ्रांसीसियों का पहला अभियान दल भारत में सूरत पहुंचा था और यहीं इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना की थी। अब आगे देखते हैं। 1673 में बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खां से एक जमीन प्राप्त की। इस जमीन पर चंद्रनगर नामक प्रसिद्ध फ्रांसीसी बस्ती का विकास हुआ। 1701 में फ्रांसीसियों ने पौंडीचेरी को अपना मुख्यालय बनाया और यहाँ का पहला गवर्नर फ्रांसिस मार्टिन था। 1735 में ड्यूमा फ्रांसीसी गवर्नर बनकर पौंडीचेरी आया। इसके समय में फ्रांसीसी व्यापार का अत्यधिक विकास हुआ। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने देखा यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। तो इसमें हमने सबसे पहले देखा था पुर्तगाली कंपनी के बारे में, फिर देखा डच कंपनी के बारे में, फिर उसके बाद देखा हमने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, उसके बाद देखा हमने डेनिश कंपनी के बारे में और इसके बाद में देखा हमने फ्रांसीसी कंपनी के बारे में। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसे लगा कमेंट कीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।